जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे। बच्चों को हमेशा आप बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझते हैं क्योंकि वही आगे चल के हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बनते हैं, और जब तक उनकी जो एक ग्रोथ अच्छी नहीं हो, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन ना करें, तब तक हम किसी और चीज़ को अखज़ नहीं कर सकते, उनके बेटर फ्यूचर को अखज़ नहीं कर सकते। इसलिए इस वक्त आज हमने यहाँ पर एक बेहतरीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बुलाया है ताकि बच्चों के हवाले से हर किस्म की चीज़ों को हम डिस्कस कर सके। पेरेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़ाहिर है जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तब आपकी वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई बच्चों को लेकर चीज़ें हासिल करती हैं आपकी लाइफ में। आप परेशान होते हैं उनकी बीमारियों को लेकर, उनके इलाज को लेकर। कई दफ़ा आपको पता नहीं होता कि किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है और क्या दवा देनी है, किस तरह से उस बीमारी को डील करना है। तो आज हम काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। उसके लिए आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और बच्चों का एक बड़ा सेंसिटिव मसला होता है जो मेरे ख्याल से हर घर में कहीं ना कहीं लोगों में होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अब ये वेदर चेंज हो रहा है, तो बच्चों में जनरली किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और हमें उनसे कैसे वक्त रहते बचना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वो बच्चे जो सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी का शिकार होते हैं, जैसे किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है या एलर्जिक एस्थमा है या स्किन की एलर्जी है, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो वो उनको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये कि जब अभी थोड़ा सा ठंड आने वाली है जी, तो वो बच्चे जो थोड़ा सा रिलेटिवली जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो जल्दी मौसम का असर ले लेते हैं, उनको ब्रोंकियोलाइटिस जो कि वायरल इन्फेक्शन है, छोटे बच्चों में देखी जाती है, चेस्ट की इन्फेक्शन, और उसके साथ निमोनिया जो कि सब जानते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया अब आने वाला उसका सीजन है। अच्छा। और ये चीज़ें हम कमिंग सीजन में देखते हैं। तो उससे किस तरह से बच्चों को पहले से ही हम बचा सकते हैं, मतलब उनको सेफ रख सकते हैं कि वो इन बीमारियों की तरफ जाएं ना? जी, जहाँ सेफ्टी की बात होती है तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ मदर फीड से। सबसे पहले तो ये कि माएँ जितनी भी मेरी बात सुन रही हैं वो कोशिश करें कि जो उनके बच्चे छोटे हैं, 2 साल से छोटे बच्चे, उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है बीमारियों के अगेंस्ट। नंबर 2, बच्चों की सारी वैक्सीनेशन अप टू डेट रखें। इनिशियली जो वैक्सीनेशंस हैं, जो इनिशियल जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो गवर्नमेंट फ्री कर रही है। सही। उसके बाद 9 मंथ्स के बाद कुछ ऑप्शनल वैक्सीन होती हैं जो कि खुद से परचेज करके लगानी होती हैं, वो गवर्नमेंट नहीं लगाती। कोशिश करें वो भी लगवा लें। अच्छा। उसके बाद बच्चे की ओवरऑल इम्यूनिटी को बेहतर करें कि बच्चा आपका बीमारी से, अगर उसे छोटी मोटी बीमारी हो भी जाती है तो बॉडी खुद बहुत फाइट करे rather than कि आप बंच ऑफ मेडिसिन उसको दें। सही। तो ये इम्यून सिस्टम हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? सिर्फ उसकी डाइट बेहतर करने से? नहीं, सिर्फ डाइट नहीं, आप उसको एक ऐसी इन्वायरमेंट आपको देनी होगी जिसमें कि वो उसका इम्यून सिस्टम ग्रो करे। अच्छा। उसमें ज़रूरी है कि उसका पानी बच्चे का साफ हो, हैंड वॉशिंग हो, उसके बाद जहाँ जिस एरिया में वो खेलता है वो एरिया नीट एंड क्लीन हो। उसके बाद अगर घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार होती है तो वैसे भी कोविड में आपने यही सुना है कि सोशल डिस्टेंस रखें, बट कोविड से पहले भी हम लोग यही रिकमेंड करते थे कि घर में एक बंदा बीमार है थोड़ा सा उसको डिस्टेंस पे रख लें ताकि जो बच्चा है वो इन्फेक्शन कैच ना करे, क्योंकि ओवरऑल जो बच्चे होते हैं ये बड़ी जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। डे केयर की आप एग्जांपल ले लें, आप अपने बच्चे को डे केयर भेजें, दूसरे दिन तीसरे दिन उसको जरूर कोई ना कोई नज़ला जुकाम खांसी हो चुका होगा, क्योंकि वो दूसरे किसी बच्चे से कैच कर लेता है। इट्स जस्ट लाइक दिस। तो और एक और एडवाइस कि छोटी मोटा नज़ला जुकाम होता है, बहुत सारे माओं को मैं देखता हूँ खुद से एंटीबायोटिक दे बैठती हैं। प्लीज़ छोटे मोटे हल्के फुल्के नज़ले जुकाम में अब खुद से कभी एंटीबायोटिक ना दें। मैं तो समझती हूँ बच्चों को दवाओं पे इतना ज़्यादा डालना ही नहीं चाहिए। जहाँ ज़रूरी है वहाँ सिर्फ ज़रूरत के वक्त मेडिसिन देनी है, और वो भी टू द पॉइंट मेडिसिन, और डॉक्टर से कंसल्ट करके। क्यों? बिकॉज डॉक्टर का ये काम है कि वो एग्जैक्ट फाइंड आउट करे कि व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद द चाइल्ड। और अगर आप इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद द चाइल्ड और आप उसको टू द पॉइंट मेडिसिन देते हैं,
रिस्पॉन्स कर जाएगा, True ठीक that. हो जाएगा, rather बिल्कुल। than कि आप उसे इतनी दवाइयां दे रहे हो और आपको पता हो ना कि उसको है क्या। एग्जैक्टली और इतनी सारी दवाइयों में आपको ये भी नहीं पता चलता ना कि कौन सी रिएक्ट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। सही। अच्छा, एक और जनरल परेशानी होती है अमूमन हर घर में पेरेंट्स की कि भाई हमारा बच्चा सही से खा नहीं रहा, दैट मीन्स वो सही से ग्रो नहीं कर रहा, उसका वेट प्रॉपर उसकी हाइट के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, जो उसकी एज है उसके हिसाब से वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा, वो बाकी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा स्लो है, कमज़ोर है। ये जो कुछ सवाल हमारे जहनों में होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका क्या एक वो है? आपने एक ही सांस में बहुत से सवाल पूछे बहुत सारे सवाल कर दिए। बार मैं चलिए जी, हम एक एक करके चलते हैं। पहले हम हाइट पे लेकर चलते हैं। मैं आपको जनरली एक जवाब देता हूँ। पहले जो जर्नल इसका आंसर है वो ये है कि अगर आपका बच्चा अपनी उम्र के लिहाज से उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है तो आपने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि क्या किसी डिजीज की वजह से है या किसी डेफिशिएंसी की वजह से है या जर्नली उसकी जेनेटिकली बिल्ट ऐसी है, मतलब पेरेंट्स से इनहेरिट किया हुआ है। प्लस एनवायरनमेंट, बोथ फैक्टर्स हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट का भी फैक्टर है। अगर तो डिजीज है तो जब तक आप डिजीज को ट्रीट नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सही। अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी है, आपने जब तक डेफिशिएंसी को करेक्ट नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर डिजीज कोई नहीं है, डेफिशिएंसी कोई नहीं है, तो फिर आपने ये देखना है कि क्या जेनेटिकली बच्चा ऐसा है। अच्छा। पेरेंट्स के साथ भी देखें कि यार पेरेंट्स भी अगर मेरी तरह दुबले हैं तो वो भी फिर ज़्यादा दुबला होगा, और अगर पेरेंट्स जो हैं वो अच्छी उनकी बिल्ट है, हाइटेड अच्छे हैं, बिल्ट भी अच्छी है, और फिर भी बच्चा वीक है तो फिर हमें वो कुछ और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अच्छा। सो जेनेटिक्स नंबर 3 पे, एंड नंबर 4 पे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स कि क्या उसकी जो एनवायरनमेंट में उसकी डाइट, उसकी एक्सरसाइज, उसकी स्लीप, उसकी डेली हैबिट्स, वो सारी आ जाती हैं। यू नो ऑल दीज थिंग्स हैव एन ओवरऑल इफेक्ट ऑन द वेट एंड हाइट ऑफ द चाइल्ड एंड द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। सो ये आपको 4 मेन चीजें देखनी है। अच्छा, कुछ अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं बो लेग्ड भी होते हैं बाय बर्थ, Yes. तो उनको क्या किस तरह से डील किया जा सकता है? कोई डेफिशिएंसी की वजह से Yes. ऐसा होता है या कुछ एक्सरसाइजेज या कोई आगे चल के आप समझते हैं कि वो चीज़ उनकी बेहतर हो सकती है? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। बहुत सारे बच्चों में हम देखते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा। बोइंग ऑफ लेग्स इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, और उसकी एक रीज़न ये है कि एक तो हमारी माओं के अंदर भी विटामिन डी कम है, आगे बच्चों में भी फिर विटामिन डी कम होता है। दूसरा, हम लोग सन लेने के बिल्कुल आदी नहीं है। आप गोरों को देखेंगे, दे आर ऑलवेज टेकिंग सन बाथ ऑन देयर हॉलीडेज, वो ले रहे होते हैं। हमारे यहाँ लोग यहाँ छुट्टी वाले दिन भी कामों में लगे हुए होते हैं या सो रहे होते हैं, और अगर हम धूप में निकलते भी तो अपने आप को हम हाइड कर लेते हैं कि जी भाई रोशनी ना पड़े। धूप में जो खास तौर पे लोग निकलते हैं वो बाजू का अम्ब्रेला ले लेते हैं। हालांकि धूप जो है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, और अगर कुछ लोगों के जहनों में ये मिथ है कि धूप में बैठने से काले हो जाते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दिस। अगर आप धूप में बैठते हैं और अगर आपका कलर चेंज में तो उसमें थोड़ा चेंज आता भी, तो वो भी टेम्परेरी होता है। जो आपका नेचुरल स्किन कलर है वो कहीं नहीं जाता, उसको धूप इफेक्ट नहीं कर सकती जितनी कितनी हम धूप लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपका सवाल था कि बोइंग ऑफ लेग्स को कैसे करेक्ट करना है, आप बोइंग ऑफ लेग्स करेक्टली पिक करें एट द करेक्ट टाइम, आप उसको विटामिन डी रिप्लेस करें तो वो बिल्कुल बोइंग उसकी ठीक हो जाएगी। फिर माओ को ये भी चाहिए कि बोइंग तो ऑफ लेग्स तो एक साइन है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। बहुत से बच्चों का माथा उभर आता है, यानी कि प्रोमिनेंट माथा हो जाता है, ये भी एक विटामिन डी डेफिशिएंसी का साइन है। बहुत से बच्चों की रिस्ट थोड़ी सी वाइड हो जाती हैं, ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का साइन है। बाजू का जो रिब्स हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का साइन है। टांगों में दर्द, कमर में दर्द, ये भी विटामिन डी का एक साइन है डेफिशिएंसी का। इसी तरह कुछ बच्चों का जो है ये जो तालू होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, जिसको फंटनले बोलते हैं, ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का साइन है। अच्छा। तो पेरेंट्स ज़रूर नोट डाउन करें कि बच्चों में कहीं हमारे बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन लीड टू पुअर ग्रोथ। विटामिन डी डेफिशिएंसी इवन निमोनिया का चांस भी ज़्यादा होता है। जिन बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है उनको निमोनिया का चांस भी ज़्यादा होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी वाले बच्चों की जो बोन्स हैं वो वीक होती हैं, कहीं गिरेंगे आसानी से फ्रैक्चर हो जाएगा उनको, और विटामिन डी डेफिशिएंसी वाले बच्चों की ग्रोथ भी कम होती है। और जो सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी है
वो तो डेवलपमेंटली भी डिले कर देती है बच्चे को। सही। और अब आप नोट ये भी कर सकते हैं कि बच्चा जब भाग रहा है, चल रहा है, तो उसकी जो स्टेपिंग है वो भी चेंज हुई होती है। ऑब्वियसली उसका असर तो फिर होता है। सही है। अच्छा, विटामिन डी के साथ एक और चीज बड़ी फैक्टर सामने आता है, आयरन की कमी जो बच्चों में हो जाती है, उनकी क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको फिर किस तरह से रिकवर किया जा सकता है? आयरन डेफिशिएंसी भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, और आयरन डेफिशिएंसी की जो मेन वजूहात हैं हमारे यहाँ, वो एक तो बच्चों में जंक फूड, जो बच्चे जंक ज़्यादा खाते प्रोसेस्ड हैं, फूड, हाँ, वो आयरन डेफिशिएंट होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारी माएँ समझती हैं कि बच्चों को बस दूध पिलाने से उनकी जान बन जाएगी। अगर आप अपने बच्चे को 6 माह तक तो चलें, दूध की समझ आती है, 6 माह तक आप सिर्फ दूध पे रखें, इट्स एवरीथिंग विल बी फाइन। बट आफ्टर 6 मंथ्स, इवन मैं तो 5 मंथ्स पे भी वीनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। 5 मंथ्स और या 6 मंथ्स चलें कर लें के बाद भी अगर आप बच्चे को सिर्फ दूध पे रखते हैं और उसे बाकी चीज़ें उसकी डाइट में इंक्लूड नहीं करते, तो वो बच्चे भी आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग वक्त के साथ साथ बहुत कम हो गई है, और लोग फिर जो सेकंड नंबर पे जो मिल्क की ऑप्शन रखते हैं, वो अक्सर गाय का दूध रखते हैं या भैंस का दूध रखते हैं, और उसमें भी पानी मिला देते हैं, तो उससे भी आयरन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। उसके बाद पाकिस्तान में बच्चों के पेट में कीड़े बहुत कॉमन है। हमने इस्लामाबाद में एक रिसर्च स्टडी की, हमने 100 बच्चे लिए और 100 में से 90 के अंदर पेट में वॉर्म्स थे। तो वो कैसे पता चला? जनरली हम कैसे अपने घर में कैसे आगाज कर सकते हैं कि हाँ जी बच्चों के साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं? आसान तरीका ये है कि आप अपने बच्चे को नोट डाउन करें। अगर आपको आप बच्चा देखने में पीला लगता है, अच्छा, और उसको खाने वाली जगह खारिश होती है, और खाना नहीं खा रहा सही से, या उसकी भूख भी कम है, या उसको कब्ज है, या उसको पेट में दर्द होता है, या उसको सर में दर्द होता है, या मतली आती रहती है, या रात को नींद में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा होता रहता है। सो ये कुछ कॉमन साइंस हैं जिनसे आप खुद पिक कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के प्रोबेबली पेट में कीड़े हैं। अच्छा। फिर टेस्ट अगर कराते हैं तो सिंपल एक ब्लड सीपी एक टेस्ट होता है, उसमें जो इओसिनोफिलिक काउंट है वो बढ़ा हुआ होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि अंदर जो है वो पेट में कीड़े हैं। सही। सो वो तमाम बच्चे जिनके पेट में कीड़े होते हैं वो आयरन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये वजूहात बताई हैं मैंने आपको। अब जब आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे फिर सबसे पहली चीज जो नुकसान होता है वो भूख कम हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी इन टर्न भूख कम करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आयरन डेफिशिएंसी वाले बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। हमारे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा चिड़चिड़ा है, खुश नहीं रहता। जब मैं गौर से देखता हूँ तो पता लगता है तो आयरन डेफिशिएंट है। अच्छा। जैसे ही उसका आयरन रिप्लेस करते हैं वो एकदम वो नॉर्मल हो जाता है बच्चा। सो अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा है तो आप जरूर देखें कि कहीं आयरन डेफिशिएंट तो नहीं है। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी वाले बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे होते। आयरन डेफिशिएंसी वाले इवन जो सीवियर आयरन डेफिशिएंसी है वो इंटेलेक्चुअल डिले भी कर सकती है। अच्छा, दिमागी तौर पे भी बच्चा कमजोर हो सकता है। सो आयरन डेफिशिएंसी ग्रोथ, बिल्ट, एपेटाइट और इवन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिशिएंसी ना हो। ओके। अच्छा, अक्सर बच्चों का जो होता है वो सीजन वाइज तो नहीं, लेकिन फिर भी बीच में जैसे अक्सर मोशन लग जाते हैं, तो वो स्पेसिफिक क्या रीज़न होती है? क्योंकि या तो हम बोलते हैं कि जी बहुत सिवियर गर्मी है जिसकी वजह से हो गया, लेकिन अगर एक मिड ऑफ सीजन में हम बात करें कि ना गर्म है ना सर्द वेदर है, फिर भी बच्चे को अगर हो जाती है, तो व्हाट इज़ द कॉज फॉर दैट? मोशंस वैसे तो किसी भी मौसम में हो सकते हैं। गर्मियों में थोड़े से इसलिए ज़्यादा होते हैं कि गर्मियों में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, उनकी ज़रा ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। मोशन बच्चों में सबसे कॉमन जो कॉज है मोशंस का वो है रोटावायरस। रोटावायरस बच्चों में बहुत जल्दी डायरिया करता है। उसके बाद आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा, एक चीज देखी उठा के मुंह में डाल ली, दूसरी देखी उठा के मुंह में डाल ली। खुसूसन वो बच्चे जो टीथिंग पे होते हैं हर चीज को मुंह में डाल रहे होते हैं। राइट। सो दैट इज अ कॉमन कॉज ऑफ लूज मोशंस। अब बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं इसलिए दांत निकाल रहा है, इसलिए मोशन हो रहे हैं ना कि दांत निकाल रहा है। एक्चुअली दांतों का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। दांत निकाल रहा है, उलझन हो रही है, चीजें उठा के मुंह में डाली, वो बैक्टीरियल वो इफेक्ट हुआ, वो चीजों से एक्चुअली मोशंस हो रहे थे। लोग कहते हैं दांतों की वजह से। तो उसको किस तरह से क्या उसके लिए फिर किया जा सकता है?
उसके लिए ये है कि आप बच्चे को जब अगर आप फील करते हैं कि उसके पहले तो देखें कि वाकई ये रीज़न है। अगर उसकी निशानी ये भी होती है कि बच्चा बाइट्स कर रहा होता है, मुख्तलिफ चीज़ों को उठा के बाइट कर रहा होगा, वो फिर आपको चीज़ें पता लग जाता है कि यार इसका ना उलझन हो रही है, तो वो सिंपल जो वुडवर्ड्स के एक डोल्टी ड्रॉप्स आते हैं, वो मैं अक्सर पेरेंट्स को बताता हूँ और मुझे उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वो आप उसके गम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। हाथ धो के उंगली पे लगा के मसोड़ों का मसाज कर दें तो उसको बड़ा सुकून मिलेगा। अच्छा। एक बात। दूसरी बात ये है कि समटाइम्स टीथर भी मिलते हैं, वो आप नीट एंड क्लीन करके बच्चे को दे सकते हैं, वो उसको चबाए, क्योंकि उसे कोई चीज़ चाहिए जिससे वो च्यू करे, उसको रिलैक्सेशन मिले, उसको रिलैक्सेशन मिलती है। सही। तो वो अभी आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो इमोशंस के जो बाकी थोड़े बड़े बच्चों की अगर बात करें तो छोटे बच्चों की हमने बात की, थोड़े से बड़े बच्चों को अगर आप देखें तो पानी बहुत बड़ा फैक्टर है लूज मोशंस का। बहुत सारे पेरेंट्स आई नो कि बड़ी केयर करते हैं, पानी या तो उबाल के इस्तेमाल करते हैं या मिनरल वाटर ले आते हैं या कहीं और फिल्टर प्लांट से ले आते हैं। हर घर में कोशिश होती है कि पीने का हमारे पास साफ पानी हो हर घर में। बट बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़े उस्ताद होते हैं। बच्चे हो सकता है वॉशरूम में जाएं, वहाँ से पी लें, पेरेंट्स को पता नहीं लगता। हो सकता है वैसे कहीं गुजर रहे हो टूटी से पी लें। राइट। तो बच्चों पे 100% नजर कौन रख सकता है? बिल्कुल। वो भी एक रीजन है लूज मोशंस। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, हम अक्सर पोलियो के हवाले से बहुत बात करते हैं, गवर्नमेंट भी बड़ा फोकस करती है कि जी पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने चाहिए। दही इलाकों के अगर हवाले से बात की जाए तो घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे होते, लेकिन साथ साथ कॉन्स्पिरेसीज भी साथ चल रही होती हैं, लोग अवॉइड भी करते हैं इन चीज़ों को। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से हमें इन सारी चीज़ों को सीरियसली कितना लेना चाहिए? देखिए, पोलियो को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया तो वहाँ पे जो स्पीकर था उसने कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जहाँ अब तक पोलियो है, एक पाकिस्तान है और एक कोई और मुल्क उसने नाम लिया था, आई थिंक वो अफ्रीकन मुल्क था। तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट फील हुई वहाँ पर कि यार एक इंटरनेशनल फोरम पे जहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज़ के डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो वहाँ पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है कि जी पाकिस्तान में अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ, बाकी सारी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। सही। और उसकी रीज़न जो आपने पॉइंट आउट की, कॉन्स्पिरेसीज। हर गवर्नमेंट ने पोलियो के में बहुत अच्छी कोशिश की, जिसकी भी गवर्नमेंट आई, जब भी आई, पोलियो पे हमेशा सब ने काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मिथ्स हैं सोसाइटी में, जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, वो आज तक पोलियो को ख़त्म नहीं होने दे रही। जैसे एक मिथ है कि जी पोलियो के ड्रॉप्स पीने से स्टेरिलिटी, बांझपन होता है। अच्छा। तो वो तमाम लोग जो ये कहते हैं, मैं उनसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि हम सब लोग, मैं आप सब लोग पोलियो के कतरे पी के बड़े हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बच्चे हैं। पाकिस्तान की आबादी 1998 में कितनी थी और अभी 2021 में कितनी है? 22 करोड़ हो गई आबादी। 98 की सेंसस में शायद 16 करोड़ थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आबादी 16 करोड़ से 22 करोड़ हो गई है तो पोलियो के कतरे पी के ही आबादी बढ़ी हुई है ना। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर 22 करोड़ आबादी हो गई है तो अब अगर बांझपन, पोलियो के कतरे आज से तो नहीं पिलाए जा रहे। पोलियो के कतरे तो कई दहाइयों से वैक्सीनेटेड कार्ड बनता है बच्चों का, उसमें पोलियो के कतरे शामिल होते हैं, जो मेरे ख्याल से आप जब बच्चे को वैक्सीनेट करा रहे होते तो आप वो पोलियो के कतरे पिलाते हैं। लेकिन हम सिर्फ बेसिकली उन लोगों से डर जाते हैं जो हमारे घर घर आकर हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग घर घर आके फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आई सैल्यूट। बिल्कुल सही। वो अपना काम बहुत ऑनेस्टी से कर रहे हैं। उन पे रेगुलर चेक्स होते हैं, उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाता है। उनकी जो किट्स होती हैं वो WHO ने उन्हें प्रोवाइड की हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। उनका एक पूरा कूलिंग सिस्टम है, वो उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग है। वो ऐसे ही नहीं वो कोई फेरी वाले जो घर आ गए हैं। तो प्लीज अगर किसी के माइंड में ये है कि नहीं जो घर घर आके पोलियो कतरे पिला रहे हैं, पता नहीं ये ठीक भी होंगे या नहीं होंगे और पता नहीं ये टेम्परेचर भी इनका मेंटेन हुआ या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद अपने बच्चों को घर पे जब पोलियो वाले आते हैं तो मैं अपने बच्चों को कतरे पिलवाता हूँ। और मैं तमाम पेरेंट्स को यही कहूँगा कि प्लीज अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। बिकॉज अच्छा, एक चीज और भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोग, ये भी एक मिथ है कि ये WHO हमें क्यों इतना पैसा दे रहा है पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए। कुछ लोग जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं वो कहते हैं कि उनको हमारी क्या फिक्र है, वो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों दे रहे हैं पोलियो को ख़त्म करने के। तो उसका जवाब ये है कि वो हमारे लिए नहीं दे रहे, वो अपने लिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर पोलियो रह गया और हमारा पाकिस्तानी जब बॉर्डर के क्रॉस ट्रैवल करेगा तो जहां वो जाएगा वो पोलियो को स्प्रेड कर सकता है। अच्छा, ठीक है, वो अपने आप को सेफ कर रहे हैं।
आपको कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप पोलियो की तरफ पी लो, ताकि हम भी आपसे बचे रहें। और अगर हमने पोलियो को सीरियसली ना लिया तो माइट बी कि आज से 5 साल या 10 साल बाद हमारे पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे बैन लग सकता है। ज़ाहिर अगर अभी सिर्फ 2 मुल्क रह गए, ठीक है, अगर एक वक्त आता है कि सिर्फ पाकिस्तान रह जाता है तो बाकी दुनिया कहेगी कि यार एक पोलियो अगर हमारे मुल्क में आया तो जाहिर है सिर्फ पाकिस्तान से आएगा, तो लेट्स बैन पाकिस्तान टू ट्रैवल इन आवर कंट्री एंड दैट विल बी वेरी मच एम्बैरेसमेंट इन द होल वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद, थैंक यू सो मच। और वाकई बच्चों के बहुत इस तरह के जो मसले होते हैं उन पे हमें लुक आफ्टर ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज बहुत नाजुक कंडीशन होती है, सेंसिटिव इशू है बच्चों के मामले में, तो हर लिहाज से पेरेंट्स को जो है बड़ा प्रोटेक्टिव रहना पड़ता है। चाहे कोई भी, जैसे आपने बोला, वेदर किसी किस्म का भी हो, बच्चों में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो, प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को कंसल्ट करें। किसी भी चीज़ के अंदर खुद डॉक्टर बिल्कुल ना बन जाएं, बच्चों को अपनी मर्जी से दवाएं देना बिल्कुल ना बंद कर दें, क्योंकि ये चीज़ें आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। हम डॉक्टर्स नहीं हैं तो उनका काम उन्हीं पर ही हम रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तब फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारे साथ कौन सा सेगमेंट होता है। हमारे साथ ही रहिएगा।